Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 6 May 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishlation from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram, and Telegram channel for other free study materials and special notes. Please note that Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC and other state PCS. So if you are preparing for UPSC and other state PCS civil services examinations, then you can enroll in this online foundation batches where you can prepare civil services from the luxury of your home itself. Inspiration IAS has started its mock test series for UPSC and other state PCS examinations 2021. So if you are preparing for this year UPSC or other state PCS examinations, then you can enroll in this mock test series. This mock test series will be available in online format as well as offline format. For more information, you can call in this given number. So let's start our daily news analysis. आज का हमारा पहला न्यूज है वो स्मिता स्कीम से रिलेटेड है. Recently, Ministry of Panchayati Raj has released a new framework for implementation of Smita scheme. Recently, पंचायत जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, उन्होंने स्मिता स्कीम से रिलेटेड नया फ्रेमवर्क रिलीज किया है. ये क्या है थोड़ा समझते हैं. देखिए, स्मिता जो है वो इसका मतलब होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. इस स्कीम में विलेज एरियाज की सर्वे और मैपिंग की जाती है जो हाई एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू. इसका अगर देखा जाए इट इज अ सेक्टर स्कीम विच वाज लॉन्च्ड नेशनली ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे ऑन 24 अप्रैल 2021. तो 24 अप्रैल 2021 को ये लॉन्च हुआ था. इस दिन को नेशनल पंचायत दिवस भी मनाया जाता है. And it's aimed to provide an integrated property validation solution for rural Indians. देखिए ये स्कीम जो है हर गांव से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी की वैलिडेशंस वगैरह होती है उसका एक इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशंस है जहां पर हर खेतों की मैपिंग और उससे रिलेटेड जो डेटाज है वो ऑनलाइन फॉर्मेट में अवेलेबल हो गई है. तो ये बहुत अच्छा स्कीम है जिसके चलते लोगों का जो खेत वगैरह कौन सा खेत किसके नाम पे है और उसके डेटाज वगैरह, तो इस स्कीम के तहत जो गांव के जो प्रॉपर्टी है जो खेत वगैरह हैं उसके संग उसके जो मालिक वगैरह उनकी टैगिंग वगैरह भी इस स्कीम के तहत की जाती है. फीचर्स अगर ये देखा जाए द डिमार्केशन ऑफ द रूरल इनहेबिटेड एरियाज वुड बी डन यूजिंग ड्रोन सर्वे एंड कोर्स कंटिन्यूअसली ऑपरेशन रेफरेंस स्टेशंस नेटवर्क विच प्रोवाइड मैपिंग्स एक्यूरेसी ऑफ 5 सेंटीमीटर. ये ड्रोन और बाकी कोर्स के थ्रू होता है और जो लगभग एक्यूरेसी 5 सेंटीमीटर तक होता है. मतलब 5 सेंटीमीटर के एक्यूरेसीज के लेवल पे ये इस सर्वे होगा. And this would provide the record of rights to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in the villages. तो विलेज के लिए ये स्कीम है. उसी तरह से इट विल कवर अराउंड 6.62 लाख विलेजेस ऑफ द इंटायर कंट्री ड्यूरिंग 2021 से लेकर 2025 तक. तो 2021 से लेकर 2025 तक ये स्कीम ये सर्वे होगा जिससे इसके तहत इंडिया के गांव में जितने भी प्रॉपर्टी है जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी का सर्वे वगैरह किया जाएगा. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द सिटीजन इन रूरल इंडिया बाय इनेबलिंग देम टू यूज देयर प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर टेकिंग लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स. तो ये देखिए ये ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा तो इससे फायदा ये होगा कि लोग अपने गाँव अपने खेतों वगैरह को एज ए एसेट के तौर पे यूज कर सकते हैं लोन निकालने के लिए या बैंकों से लोन लेने के लिए. इसको काफी आसानी तौर से ये चीजें यूज की जा सकती है उनके फार्म या फील्ड जो लोन लेने में काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगा. दूसरा, इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स फॉर रूरल प्लानिंग के लिए एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स मिल सकता है. ये डिटरमाइन कर सकता है प्रॉपर्टी टैक्स के इवेजन्स वगैरह को. तो अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें टैक्स वगैरह भी गवर्नमेंट को मिल सकता है उससे. दूसरा, क्रिएशन ऑफ सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड GIS maps that can be leveraged by any department for their uses. So this creation of survey infrastructure and GIS map that can be leveraged by any department for their use. तो किसी भी डिपार्टमेंट ये डेटा यूज कर सकता है अपने दूसरे कामों के लिए.
प्लस टू सपोर्ट इन प्रिपरेशंस ऑफ बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बाय मेकिंग यूज ऑफ जीआईएस मैप। तो जीआईएस मैप का यूज करके हम लोग ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट वगैरह में भी इसको यूज कर सकते हैं। खैर, टू इट रिड्यूसेस द प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स एंड लीगल केसेस, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो ये जो है जो अलग केसेस वगैरह होते हैं उससे भी ये छुटकारा दिलाएगा, बहुत जल्दी जल्दी केसेस का निपटारा भी हो सकता है जिसमें लीगल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वगैरह का जो मसला होता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्कीम है मॉडल इंश्योरेंस विलेज से रिलेटेड, ये भी गांव से ही रिलेटेड है। रिसेंटली द इंश्योरेंस रेगुलेटरी, जिसको हम लोग आईआरडीए भी बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई, जो एक नोडल एजेंसी है इंश्योरेंस सेक्टर का, उन्होंने एक प्रोग्राम कंसेप्ट इन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल इंश्योरेंस विलेज टू बूस्ट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज या गांवों के लिए इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए आईआरडीएआई ने ये नया स्कीम लॉन्च किया है, या नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसको हम लोग कह रहे हैं मॉडल इंश्योरेंस विलेजेस। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 21, उसमें कहा यह गया है कि इंडियाज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन विच वाज एट 2.71% इन 2001 हैज स्टेडली इंक्रीज्ड टू 3.76 इन 2009 बट स्टेड मच बिलो द ग्लोबल एवरेज ऑफ 7.23। देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में 7.23 क्या है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है एज ए ग्लोबल एवरेज। इंडिया का 3.76 है जो 2001 से बढ़ा है, बट अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं आपके ग्लोबल एवरेज से। तो आईआरडीए की ये मतलब ये कोशिश रहती है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़े जिससे लोगों का जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जा सके। Recently, the Parliament has passed the Insurance Amendment Bill 2021 to increase the foreign direct investment limit in the insurance sector to 74% from 49%। तो obvious सी बात है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है इस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, तो ये हेल्प भी करेगा कहीं ना कहीं जो हमारे जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होगा, तो इन सारे फंड्स को वहां पे एब्जॉर्ब किया जा सकता है क्योंकि मार्केट तो अवेलेबल कराना ही पड़ेगा, और गांव एक अच्छा मार्केट है इस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका की पॉइंट्स के बारे में देखा जाए तो ये द कंसेप्ट ऑफ मॉडल इंश्योरेंस विलेज, जो आइडिया है, द आइडिया इज टू ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रोटेक्शंस टू ऑल द मेजर इंश्योरेबल रिस्क दैट विलेजर्स आर एक्सपोज्ड टू एंड मेक अवेलेबल कवर एट अफोर्डेबल और सब्सिडाइज्ड कॉस्ट। तो जो भी गाँव में जो जैसे कि फ्लड वगैरह हो गया, फायर की रैम्पेंट फायर की दिक्कतें होती है, इससे गाँव वालों को ये प्रोटेक्शन मिल सकता है इस इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस कवर से, और वो भी एक अफोर्डेबल और सब्सिडाइज्ड प्रीमियम पे। दूसरा, in order to make the premium affordable, financial support needs to be explored through NABARD and other institution। CSR भी इसमें फंड देगा, along with गवर्नमेंट सपोर्ट तो खैर रहेगा ही, और प्लस ये री इंश्योरेंस कंपनियां भी होगी, वो भी इस स्कीम में अपना फंडिंग वगैरह करेगी। तो ये काफी अच्छा सौदा होगा हमारे जो जो हमारी जनता गांव में रहती है उनके लिए काफी ज्यादा ये हेल्प होगा। ये आपके जीएस पेपर गवर्नेंस में ये काफ़ी, ये स्कीम्स को काफ़ी अच्छा यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट, every general insurance company and insurance company accepting general insurance business and having offices in India need to be involved for piloting the concept। तो यहाँ पर जो भी कंपनियां हैं जो री इंश्योरेंस से रिलेटेड है और जो जनरल इंश्योरेंस करते हैं, उनको इस स्कीम में पायलट रोल प्ले करना पड़ेगा। It may be implemented in a minimum of 500 villages in different districts of the country in first year and increase to 1000 villages in the subsequent 2 years। तो ये भी एक तरह के टारगेट आप समझ सकते हैं कि 500 से 1000 विलेजेस तक के स्कीम फर्स्ट लेवल में इंक्रीज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा स्कीम है। इससे हमारे गाँव के जो लोगों की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो भी बढ़ाया जा सकता है। कि इस एमआईवी में क्या-क्या ऑफरिंग्स गवर्नमेंट या स्कीम में किया जा रहा है। सबसे पहला ये है कि वेदर इंडेक्स प्रोडक्ट्स और हाइब्रिड प्रोडक्ट्स कंबाइन वेदर इंडेक्स एंड इंडेमनिटी बेस्ड इंश्योरेंस प्रोटेक्शन फॉर वेरियस क्रॉप्स दैट रिमेन अनकवर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं कवर होते हैं, ऐसे क्रॉप्स, उनको भी हम इस स्कीम के तहत यूज कर सकते हैं, इनको कवर दे सकते हैं। प्लस ये फ्लेक्सिबल फार्म इंश्योरेंस पैकेज है, पॉलिसीज which targeting comprehensive need of crops, livestock, farmer, farm implements, etc।
दूसरा, सेपरेट प्रोडक्ट्स फॉर हायर वैल्यू एग्रीकल्चर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग कम्युनिटी एज देयर नीड्स आर डिफरेंट। तो उनके लिए अलग होगा, यहाँ पर कॉर्पोरेट फार्मिंग वगैरह में कोई इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड स्टेट कैन बी ऑफर्ड मैक्रो इंश्योरेंस कवर बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड पैरामेट्रिक वेदर इंडेक्सेस कवरिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ नेचुरल कैटास्ट्रॉफ। जैसे हमने कहा कि जो नेचुरल जो कैटास्ट्रॉफी है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस स्कीम के थ्रू उसको भी कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस स्कीम के तहत इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे अगर चैलेंजेस की बात किया जाए तो चैलेंजेस में ये है कि लोगों को अभी भी इंश्योरेंस के लिए अवेयरनेस नहीं है उतना। तो आप देख सकते हैं कि अवेयरनेस की कमी है लोगों में, और लिमिटेड चॉइस ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी उतने नहीं है जिसमें लोगों को अच्छी खासी चॉइस मिलती हो। तो ये कुछ बॉटलनेक्स हैं इस स्कीम के। कोशिश गवर्नमेंट ये कर रही है कि इसको भी हटाया जाए। दूसरा, एब्सेंस ऑफ पीपल्स फ्रेंडली एंड ट्रांसपेरेंट क्लेम। क्लेम का मसला बहुत बड़ा होता है, तो कभी-कभी क्लेम ही कभी-कभी दिक्कत होती है इंश्योरेंस स्कीम वगैरह में, क्योंकि लोगों को क्लेम बहुत दिक्कत से होती है, तो इसलिए लोग इंश्योरेंस कराना ही नहीं चाहते। सेटलमेंट मैकेनिज्म्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और वीक नेटवर्क्स ऑफ इंश्योरेंस फर्म्स को भी हमें कहीं बढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है पुतुल नाच से रिलेटेड। रिसेंटली कोविड-19 पैंडेमिक हैज प्रोवाइडेड एन असम बेस्ड ट्रस्ट the opportunity to focus on near forgotten form of string puppetry called पुतुला नाच। तो रिसेंटली ये पैंडेमिक के चलते, कोविड-19 के चलते, जो ट्रेडिशनल जो हमारे मनोरंजन के जो साधन हैं, जैसे कि असम में ये एक पुतुला नाच बोल के होता है, जो 3 तरह के होते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसको आज कहीं न कहीं प्रमोट किया जा रहा है, और ये एक काफ़ी अच्छा स साइन है, हमारे जो ट्रेडिशनल डांसेस को एक्सप्लोर करने का। पुतुला नाच इज़ ए स्ट्रिंग पुपेट्री ऑफ असम। पुतुल इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब, जैसे पुतुल हम लोग जानते हैं, पुतुल माने गुड़िया वगैरह, डॉल को बोला जाता है। एंड इट इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब बोथ ए डॉल एंड ए पपेट इन बंगाली, व्हाइल द वर्ड नाच मीन्स डांस। तो पुतुल डांस, अगर देखा जाए तो इसके करीब 3 टाइप होते हैं। द पपेट्री इज़ परफॉर्म्ड इन 3 एरियाज़ विथ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। दीज़ एरियाज़ आर, एक तो फर्स्ट आपका जो फर्स्ट एरिया है लोअर असम है। हियर दिस पपेट्री इज़ ऑफन नोन एज़ पुतुला भाओरिया एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉपुलर फोक फ्रॉम भाओरिया। पॉपुलर फोक फॉर्म है भाओरिया का, तो वहाँ से ये लिया गया है। इट बेसिकली इन्फ्लुएंस दिस वन। सेकंड जो है एरिया है वो माजुली आइलैंड है, अपर असम जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर हियर स्मॉल वुडन पपेट्स आर यूज्ड इन स्टाइल ऑफ अंकिया नाट। और अंकिया नाट इज एन एक्ट डेवलप्ड बाय शंकर देवा। तो शंकर देव जो स्टार्ट किए थे अंकिया नाट, तो वहाँ से ये इन्फ्लुएंस है। और थर्ड जो एरिया है वो है नॉर्थ असम का मसला एरिया, जहाँ पर द पपेटर्स यूज बांग्ला, असमीज एंड कर्बी सॉन्ग्स इन देयर परफॉर्मेंस। तो वो इस एरिया में ये बांग्ला, कर्बी, असमीज और कर्बी सॉन्ग को यूज करते हैं, तो उसका एक मिक्सचर। दूसरा, द पपेट्री इंक्लूड्स द एपिसोड्स ऑफ रामायण। मोस्टली हमारे जो पपेट्स वगैरह होते हैं उसकी जो कहानियाँ वगैरह, वो हमारे जो माइथोलॉजिकल या जो हमारे जो माइथोलॉजिकल इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि रामायण महाभारत, तो वहाँ से ही लिया जाता है। तो आमतौर पे एपिसोड्स ऑफ द रामायण को दिखाया जाता है, और महाभारत। Further, the puppeteer also add dialogues of chants taken from भावना, the local tradition theater of Assam। तो ये असम का लोकल इन्फ्लुएंस भी होता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए स्ट्रिंग पपेट्री जो होती है, इंडिया हैज अ रिच एंड एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रिंग पपेट्रीज आल्सो नोन एज marinotes, और द puppet is the in this form has joined limbs controlled by string allowing for more flexibility। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शायद, ये स्ट्रिंग लगे हुए होते हैं इस रीजन में, और इसी स्ट्रिंग से क्या करता है, जो ऊपर जो आर्टिस्ट होता है, ऊपर जो आर्टिस्ट होता है वही इन स्ट्रिंग्स को एक बैलेंस तरीके से कंट्रोल करता है, और जिससे इमोशंस दिखाए जाते हैं इन सारे पपेट्स में। ठीक है। द पपेट इन दिस फॉर्म हैव जॉइंटेड लिम्स, और दिस ग्रेट एबिलिटी टू कंट्रोल मेक्स देम द मोस्ट आर्टिकुलेट ऑफ ऑल द पपेट्स, बट आल्सो द मोस्ट चैलेंजिंग। ये बहुत चैलेंजिंग होता है, देखने में आसान लगता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग पपेट्री अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे हैं, जैसे कि कठपुतली है, जिसको हम लोग राजस्थान में हम लोग बोलते हैं, राजस्थान में कठपुतली का डांस होता है। कुंढई उड़ीसा में, गोम्बैटा कर्नाटका, और बम्बलातन जो तमिलनाडु में होता है। तो ये अलग-अलग पपेट्रीज़ है, अलग-अलग नाम है, और फॉर्म एक ही है, मतलब कि टेक्निक एक ही होता है, स्ट्रिंग लगे रहते हैं और उसको दिखाया जाता है। चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है R21 मैट्रिक्स वैक्सीन से रिलेटेड। थोड़ा समझते हैं R21 मैट्रिक्स एम है क्या?
recently, a malaria vaccine candidate has shown promise in phase 2b clinical trial with high efficacy of 77%. The result of the trial were published recently in preprints with the Lancet Medical Journal. और ये जो रिजल्ट है Lancet Medical Journal में इसको पब्लिश किया गया है. कहा यह जा रहा है कि the previous version of RTS is a vaccine candidate against malaria that has been in development for more than 30 years. 30 years से इसका development हो रहा है. And this is being developed by Walter Reed Institute of Research, GlaxoSmithKline and Bill and Melinda Gates Foundation. वो लोग ये डेवलप कर रहे हैं इस स्कीम को. और द पाथ मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव, जो पाथ मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव के थ्रू ये बनाया जा रहा है. थोड़ा समझते हैं क्या है. इट इज डिजाइन टू स्टॉप द प्लास्मोडियम फैल्सिपारम मलेरियल पैरासाइट फ्रॉम एंटरिंग द लिवर एंड प्रिवेंटिंग द सब्सिक्वेंट डेडली ब्लड स्टेज. देखिए, मलेरिया का जो मेन मसला होता है लिवर के, मतलब आफ्टर एंटरिंग इनटू द ब्लड, व्हेन दिस मलेरियम प्लास्मोडियम स्पोरोजाइट्स जब एंटर करता है आपके लिवर में, वहीं से इसके खतरनाक स्टेजेस चालू हो जाते हैं. तो ये वैक्सीन जो बनाया जा रहा है, ये काम कर रहा है इस मलेरिया को इस लिवर स्टेज में एंटर ही नहीं करने देगा और वहां पर इनइफेक्टिव कर देगा, जिससे आगे का स्टेज हो नहीं पाएगा और इससे मलेरिया में प्रिवेंशन, मलेरिया के बीमारी में रोकथाम या प्रिवेंशन हो सकता है. इट टारगेट्स द लिवर स्टेज प्रोटीन ऑफ द प्लास्मोडियम फैल्सिपारम लाइफ साइकिल. एंड यहाँ पर जो ये वैक्सीन है, ये टारगेट क्या कर रहा है, लिवर स्टेज प्रोटीन को ऑफ द प्लास्मोडियम फैल्सिपारम लाइफ साइकिल. And the RTS is the first and to date the only vaccine to reduce malaria in children. तो RTS जो है वो एकमात्र ऐसा वैक्सीन है जो बच्चों में मलेरिया को प्रिवेंट करता है. इसका जो नया वर्जन है, द न्यू वैक्सीन कैंडिडेट कॉल्ड R21 Matrix M is a modified version of RTS and it has been developed by scientists at University of Oxford, the same location where AstraZeneca COVID-19 vaccine was developed. तो एस्ट्राजेनेका के जहाँ पर वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन डेवलप की गई थी, वहीं पर ये वैक्सीन बनाया गया है. इट वाज द फर्स्ट टू रीच WHO's गोल ऑफ एटलीस्ट 75% एफिकेसी. तो WHO का जो गोल है 75% एफिकेसी का, ये पहली ऐसी वैक्सीन है जो ये अचीव की है. तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है. और ये वैक्सीन आने से हमारे जो मलेरिया के, जो क्योंकि मलेरिया से बहुत सारे लोग की डेथ होती है, मोर्टेलिटी होती है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब कहा जाए तो ये बहुत रैम्पेंट ये डिजीज है, और लगभग हर देश कहीं ना कहीं से ग्रसित है मलेरिया से. तो ये काफी अच्छा सपोर्ट देगा बाकी मतलब इस मलेरिया को कम करने में. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन फॉर रिफ्यूजी UNHCR से. रिसेंटली जो हमारे इंडिया के जो मणिपुर के जो हाईकोर्ट है, उन्होंने अलाउ किया है 7 म्यांमार नेशनल्स को टू एंटर्ड इंडिया सीक्रेटली फॉलोइंग द फरवरी मिलिट्री कूप टू ट्रैवल टू न्यू दिल्ली टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम द UNHCR. मतलब हाईकोर्ट ने मणिपुर का जो हाईकोर्ट है, उन्होंने कहा है कि जो 7 म्यांमार नेशनल्स जो एंटर किए हैं इंडिया में सीक्रेटली इन फरवरी ड्यू टू मिलिट्री कूप इन म्यांमार, उनको अलाउ किया है कि वो आराम से इंडिया के थ्रू दिल्ली जा सकते हैं और वहां से UNHCR का जो प्रोटेक्शन है वो ले सकते हैं. आपको मालूम होगा कि ये हम इंडिया UNHCR का मेंबर नहीं है, तो वी आर नॉट बाउंडेड बाय दिस वन. बट दो इंडिया इज नॉट ए पार्टनर ऑफ UN रिफ्यूजी कन्वेंशन, द कंट्री इज पार्टी टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट. मतलब हम लोग ठीक है, हम लोग UNHCR के मेंबर नहीं है, बट वी आर पार्टी टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट. ह्यूमन राइट्स का तो हम लोग कहीं ना कहीं पार्टी है ही है. तो ड्यू टू दैट रेस्ट्रिक्शन, ड्यू टू दैट ऑब्लिगेशंस, वी शुड अलाउ दिस. एंड द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ 1966, दोनों के हम मेंबर पार्टी है, तो हमें ये अलाउ करना चाहिए. मणिपुर कोर्ट ने ये कहा. दूसरा, द फार रीचिंग एंड मैरिड प्रोटेक्शंस अफोर्डेड बाय आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज इंटरप्रेटेड एंड adumbrated by our Supreme Court time and again would undoubtedly encompasses the right of non-refoulement. तो ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है वो सबको दिया जाता है, बोथ सिटीजन एंड एलियंस को. तो इसके तहत भी हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा उनको एक सेफ पैसेज टू द UNHCR. Non-refoulement, it is a cornerstone of 1951 Refugee Convention, is the principle of non-refoulement. According to this principle, a refugee should not be returned to a country where he or she faces serious threats to his or her life or freedom. तो देखिए, नॉन रिफॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि अगर
किसी पेरेंट किसी कंट्री में अगर कोई रिफ्यूजी आता है, पॉलिटिकल रिफ्यूजी आता है, तो उसको वापस रिटर्न नहीं किया जा सकता है, अगर उसको अपने पेरेंट कंट्री में अगर मौत का खतरा है उसको तो चाहे आप मेंबर हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको एटलीस्ट इस मानवता के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी और हमें वो ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा। देखिए, ये डिबेट का इश्यू है कि क्या इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? बट अगर देखा जाए तो फॉर ह्यूमैनिटी एंगल अगर माना जाए, तो इंडिया शुड सपोर्ट दिस, अलाउ दोज़ रिफ्यूजीज़ टू गो टू यूएनएचसीआर। हम उसको उनको नहीं देंगे रिफ्यूजी, बट एटलीस्ट यूएनएचसीआर में तो जा ही सकते हैं। एक सेफ पैसेज ही चाहिए उनको। तो एज़ ए ह्यूमन बीइंग हमें ये अलाउ करना चाहिए। आगे आगे देखते हैं। यूएनएचसीआर जो है एक तरह का ये यूएन एजेंसी है फॉर रिफ्यूजी डिस्प्लेस्ड एंड स्टेटलेस पीपल। तो स्टेटलेस पीपल और रिफ्यूजी की ये एक यूएन की एजेंसी है और इसका मैंडेट है टू हेल्प एंड प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज, forcibly displaced communities and stateless people, and it also helps to ensure that everyone have the right to seek asylum and find safe refuge in another state। ये इंश्योर करता है ये ऑर्गेनाइजेशन कि लोग को सेफ रिफ्यूजी मिल सके दूसरे कंट्रीज में, and it helps in their voluntary repatriations and local integration और resettlement to a third country। तो यूएन हेल्प करता है कि लोकल सेटलमेंट में दूसरे कंट्रीज में लोकल सेटलमेंट वगैरह भी प्रोवाइड कराता है ये यूएनएचसीआर। ये 1950 में ये क्रिएट किया गया था ड्यूरिंग द आफ्टरमाथ ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। उस समय जो बहुत बड़ा जो रिफ्यूजी का क्राइसिस आया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो यही ऑर्गेनाइजेशन था जो मिलियंस ऑफ पीपल्स को हेल्प किया था, मिलियंस ऑफ यूरोपियंस हु हैव फ्लेड और लॉस्ट देयर होम्स। और 2020 में ये 70 साल इनके हो गए यूएनएचसीआर को। तो ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन एंगल से बहुत अच्छा काम करता है यूएनएचसीआर और ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है जो जिनको अपने देश में ही लोग ड्यू टू सम वायलेंस वो रिफ्यूजी के कंडीशन हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इन 1954 it won the Nobel Peace Prize for its groundbreaking work in Europe, and it has more than 17,324 personals working in 135 countries। तो लगभग 17,324 पर्सनल हैं जो 135 कंट्री में काम कर रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और फंडिंग जो होती है ऑलमोस्ट इंटायरली बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। मोस्टली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस कंट्रीज या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देते हैं विद 86% फ्रॉम गवर्नमेंट एंड यूरोपियन यूनियन। 86% मोस्टली गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड करता है इसके पूरे फंड का जो भी रिसोर्सेस होता है। तो ह्यूमैनिटेरियन एंगल से काफ़ी अच्छा काम करते हैं यूएनएचसीआर और आज जो दुनिया की जो कंडीशन है उसमें ये अपना काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। So that's all for today। If you have any suggestions for us, if you want any other segment, अगर आपको लगता है कि हम और कुछ इसमें improve या add कर सकते हैं इस daily news analysis में, तो आप हमें suggest कर सकते हैं। Suggestion is always welcome। अगर इसमें कुछ आपको improvement चाहिए तो you can also ask us, you can also comment us for any further improvement, and please do comment whatever you feel। आपके जो valuable comment है, सजेशंस है, इट विल हेल्प अस इन डेवलपिंग फर्दर। हमें अपने कंटेंट को और ज़्यादा इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगा। बाकी और भी वीडियोस वगैरह के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।